गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग प्रतिदिन की घटनाक्रमों पर हिंदी में नज़र रखेंगे और मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहला खबर हरिकेन हन्ना का टेक्सास में जो प्रभाव हुआ उसका बारे में। अटलांटिक महासागर में उत्पन्न इस वर्ष के पहले हरिकेन हन्ना ने अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी भूस्खलन किया है। हरिकेन द्वारा दक्षिणी टेक्सास और उत्तर पूर्वी मैक्सिको की कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बताई। हरिकेन क्या है? हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ही एक प्रकार है तथा यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होते हैं। इनमें हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे जो कि 74 मील प्रति घंटे या उससे अधिक हो सकती है। ये उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न होते हैं। हरिकेन के भाग, हरिकेन की आँख होते हैं, आँख की परिधि होती है और वर्षा कटिबंध। तो सबसे पहले आँख, तूफान के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की आँख कहते हैं। इस क्षेत्र में हवाएं और हल्की हवाएं बहती है। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए रहते हैं और कभी कभी आसमान में बिल्कुल साफ हो जाता है। आँख की परिधि, तूफान की आँख के चारों ओर एक झंझावात की मेखला होती है। ये तूफान के आँख के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। आँख की परिधि में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वृष्टि होती है। वर्षा कटिबंध, रेन बैंड्स, हरिकेन की आँख की परिधि से बाहर की ओर दूर तक वर्षा कटिबंधों और बादलों का विस्तार होता चला जाता है। इसके द्वारा गरज के साथ भारी बारिश और कभी कभी तो टॉर्नेडो भी निर्मित हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसा चित्र है ये। तूफान का हरिकेन में रूपांतरण किस प्रकार होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर में कुछ स्थानों पर महासागरीय सतह के गर्म होने पर वर्षा युक्त बादलों का निर्माण होता है। हरिकेन की उत्पत्ति इन स्थानों पर होने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, दैट मीन ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस से आरंभ होती है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ कभी कभी उष्णकटिबंधीय निम्न दाब, ट्रॉपिकल डिप्रेशन में चेंज हो जाता है और इस क्षेत्र में तूफानी झंझावात स्टार्ट हो जाता है, जिससे वायु जो होती है उसकी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाती है और इन झंझावातों में हवा की गति कभी कभी तो इससे आगे निकल जाती है और उष्णकटिबंधीय निम्न दाब अर्थात उष्णकटिबंधीय तूफान में चेंज हो जाता है। और उष्णकटिबंधीय तूफानों की हवाएं तो 119 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगी, तो ये आगे चल के हरिकेन कहलाएगा। हरिकेन की उत्पत्ति की दशाएं क्या क्या है? देखिए, उष्ण महासागरीय जल किसी उष्णकटिबंधीय तूफान को हरिकेन में बदलने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये जो जल है यहीं से उसको ऊर्जा मिलती है। सामान्यतः हरिकेन के निर्माण के लिए महासागरीय सतह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, वरना ये नहीं हो पाएगा। स्थिर हवाएं, हरिकेन के निर्माण के लिए हवाओं के ऊपर उठने पर उनकी गति और दिशा में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऊंचाई के साथ हवाओं की गति तथा दिशा में परिवर्तन होने से तूफान कई भागों में विभक्त हो सकता है और समाप्त भी हो जाएगा। अर्थात प्रति चक्रवात की दशाएं में ये भयंकर नहीं बन सकता है। ये देखिए हरिकेन, हरिकेन, ये साइक्लोन, ये टाइफून जगह जगह है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ये। चलिए, यह था। तो एक प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदारी कारकों, उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर पर चर्चा कीजिए। ये ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस में आ चुका है। अगला टॉपिक है उन्नत भारत अभियान। हाल ही में ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली द्वारा उन्नत भारत अभियान हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किसके किसके बीच? तो आईआईटी दिल्ली और उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड दोनों ने मिलकर। तो करना क्या है इसमें? भारतीय जनजाति सहकारी विकास परिसंघ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ट्राइफेड जनजातीय मामलों के अधीन काम करता है। इस कदम से क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आईआईटी दिल्ली और उन्नत भारत अभियान एक साझेदारी के साथ लघु वन उत्पादों में लगे हुए इन आदिवासियों को एक नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोसेसिंग यूनिट, उत्पादों के लिए नवाचार, मेंटरशिप, परिवर्तनकारी डिजिटल प्रणाली और हैंड हेल्डिंग के लिए नव अवसर प्रदान करेंगे। उन्नत भारत अभियान के बारे में कुछ बताइए।
ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का एक प्रमुख कार्यक्रम है, उन्नत भारत अभियान। इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों के साथ कम से कम 5 गाँव के समूह को जोड़ दिया जाए, ताकि ये संस्थान आगे चलकर ज्ञान के आधार का उपयोग करके इन ग्राम के समुदायों की आर्थिक, उसकी सामाजिक बेहतरी के लिए कुछ कर सके। उन्नत भारत अभियान 2.0 अपने उन्नत भारत अभियान 1.0 का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसका आरंभ 2018 में किया गया था। इस योजना में सभी शैक्षणिक संस्थानों का विस्तारित कर दिया गया है, ताकि क्या हो, उन्नत भारत अभियान 2.0 में भाग लेने वाले संस्थानों का चयन कुछ मानदंडों की पूर्ति के आधार पर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको उजड़ लिया जाएगा, कुछ खास लोगों का अगर मानदंड जो पूरा करते हैं उसके लिए। तो उन्नत भारत अभियान 2.0 पर लिख सकते हैं। देखिए, ओवरऑल इनसे संक्षेप में कर सकते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, ग्रामीण संस्कृति हो, ग्रामीण रीति रिवाज, ग्रामीण जो खास करके जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी, उसको समाज से कैसे जोड़ा जाए, उसको आज की आधुनिकता के युग में कैसे उसको पिरोया जाए, ताकि इनके विकास के लिए कुछ बेहतर रोड मैप तैयार हो। तो ट्राइफेड मंत्रालय के द्वारा जो ये शुरुआत किया गया नई दिल्ली के मिल के साथ, निश्चित रूप से 2.0 को एक बेहतर कदम दे सकता है। चलिए आगे है विस्तृत दवा पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना। स्कीम है फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा फार्मा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विस्तृत दवा पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना प्रारंभ कर दी गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करना है, तो इसमें एक उर्वरक क्षेत्र है और साथ साथ रसायन क्षेत्र, उसमें निश्चित रूप से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और इस कदम को बढ़ाने के लिए बल्क ड्रग पार्क्स की निर्माण की बहुत ही ज़रूरत थी। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश में 3 विस्तृत दवा पार्क बनाने की सोच रखी गई है। अनुदान सहायता जो है पूर्वोत्तर और भारतीय राज्यों के मामले में 90% और अन्य राज्यों के लिए 70% होगा। मतलब केंद्र का योगदान इसमें 70% का रहेगा राज्यों के लिए। एक विस्तृत दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान जो है 1000 करोड़ रुपये तक का सीमित किया गया है। योजना की क्यों आवश्यकता है, क्या जरूरत है इस तरह के काम करने के लिए? विस्तार से देखा जाए तो इस भारतीय दवा उद्योग विश्व में तीसरा स्थान है। फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी हद तक दवाओं के निर्माण में आवश्यक जो कच्चे माल होते हैं, जिसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो ग्रेडियंट होता है, जो कच्चे माल होते हैं, इनपुट होते हैं, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है किसी देश पे। खास करके 70 से 80% तो हम चाइना पे डिपेंडेड है। और हम लोग चाइना को किस प्रकार से, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जो लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर का है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने आप को खुद से मजबूत करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो बल्क ड्रग्स के निर्माण से निश्चित रूप से आयात में जो निर्भरता है वो कम होगी और हम लोग अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना पाएंगे, अपना ट्रेड डेफिसिट घटा पाएंगे और निश्चित रूप से अपने यहाँ ही अपने के लोगों को रोजगार के लिए और बहुत सी मतलब कर सकते हैं स्वयं मजबूत बन सकते हैं। इस योजना में देश का बल्क ड्रग उत्पादन लागत तथा बल्क ड्रग के लिए अन्य देशों पर जो निर्भरता में जो डिपेंडेंसी है वो कमी होगी। दवाओं की निरंतर आपूर्ति तथा नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कदम बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम इस और आगे नहीं बढ़ेंगे, आने वाले समय में अगर भारतीय जनताओं के द्वारा निश्चित रूप से राइट टू, जिस तरह से लाइफ है, राइट टू लाइफ सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी सब जी रहे हैं, ज़िंदगी एक स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग को राइट टू जो बेहतर स्वास्थ्य हो वो आने वाले समय में डेफिनेटली मांग होगी। तो इस मांग को ध्यान में रखते हुए हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसको मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना होगा, इस क्षेत्र में FDI लगाना होगा, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से अपने GDP का परसेंटेज कुछ बढ़ाना होगा ताकि फार्मास्यूटिकल उद्योगों को अपने मजबूत बनाया जाए। चलिए अब आते हैं सामान्य अध्ययन 3 में, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति। इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखें और आप इसको कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहला है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति, दैट मीन स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, SOFI, एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसको तैयार करती है संयुक्त रूप से, जैसे FOA है अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो रिपोर्ट का आखिर ओवरऑल मकसद क्या है? देखिए, सतत विकास एजेंडा 2030 के संदर्भ में एक भूख की समस्या, उसकी समाप्ति करना,
इस दिशा में आगे बढ़ना, प्रगति करना, खाद्य सुरक्षा करना, पोषण में सुधार करना, सूचना की जानकारी तथा लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सी चुनौतियां हैं। अगर इनका गहन विश्लेषण किया गया है इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है, तो 13 जुलाई को विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति SOFI रिपोर्ट का एक नया संस्करण सोफी 2020 जारी किया गया। सोफी 2020 रिपोर्ट में पहली बार एक नया आंकड़ा विश्व में स्वास्थ्य आहार की लागत एवं सामर्थ्य, कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो रिपोर्ट में क्या निकल के आया है, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $1.90 क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर पैरिटी से ऊपर के लाखों लोग स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेने में अभी तक बेचारे असक्षम हैं, समर्थ नहीं हैं। इस विश्लेषण से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में खराब पोषण की समस्या काफ़ी हद तक व्यक्तियों द्वारा अच्छे आहार को प्राप्त करने में असमर्थता है। भारत में लोगों को खराब पोषण का सबसे बड़ा कारण अगर बताया जाए तो एक तो बेहतर आहार नहीं मिलता है, इसका कारण पोषण संबंधी जानकारी का एक अभाव, और दूसरा हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारी सांस्कृतिक प्राथमिकता ही नहीं है कि हम लोग एक बेहतर और पोषण युक्त खाना खाएं। भारत में आधिकारिक रूप से अगर गरीब देखा जाए तो अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति पर्याप्त पोषण युक्त आहार लेने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और इनके लिए इसके कारण क्या होता है, वो स्वास्थ्य आहार की दूर की बात है। अफसोस की बात है कि भारत अभी पोषण मुक्त की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 18% दक्षिण एशियाई देश पर्याप्त पोषण युक्त आहार लेने में समर्थ नहीं है और 58% दक्षिण एशियाई देश स्वास्थ्य आहार लेने में सक्षम नहीं है। अर्थात 18% दक्षिण एशियाई उनको पर्याप्त पोषण युक्त आहार नहीं मिलता है और टोटल का 58% दक्षिण एशियाई स्वस्थ आहार लेने में सक्षम नहीं है। तो भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही, किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होता है स्वास्थ्य और भोजन। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश कामगारों का रोजगार और आय समाप्त होने के कारण पिछले 3 महीना के दौरान स्वस्थ आहार लेने में असमर्थता लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होना और भी चिंता को गंभीर कर दे रहा है। समय की मांग क्या है? गरीबी रेखा को एक तो पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने गरीबी रेखा को 2011-12 में तेंदुलकर समिति के द्वारा परिभाषित किया था, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 33 रुपया प्रतिदिन और 27 रुपया प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में। आप सोचिए इतने कम से कम आय में लोगों को एक भरपेट भोजन मिल जाए तो दूर की बात है, प्रतिदिन इससे कम आय वाले गरीबी रेखा के नीचे माना गया है, जो बिल्कुल ही मतलब 2011-12 और आज 2020 में 33 रुपया में लोग कैसे अपना जीवन बसर करेंगे, कैसे प्रति एक दिन का 2 वक्त की रोटी उसको मिल पाएगी ठीक ढंग से, विचार करनी बात है। गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है सामर्थ्यता। यदि हम कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना चाहते हैं तो यह बात हमें गांठ बांध लेनी होगी कि हमें स्वस्थ आहार लेने की सामर्थ्य बनाने की ये जो समस्या है उसका समाधान तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इससे दूर होते हैं तो आप भूल जाइए कि हम अपने देश में कुपोषण और असुरक्षा और गरीबी और भुखमरी जैसे जो गंभीर जो शब्द हैं जो सुनने में ही बहुत दुखद होते हैं, ये हम इनको दूर नहीं कर पाएंगे। तो आहार 3 प्रकार के परिभाषित किए गए। एक होता है आधारिक ऊर्जा आहार, बेसिक एनर्जी सफिशिएंट। इसमें क्या होता है, कैलोरी की मात्रा सबसे सस्ते उपलब्ध स्टार युक्त अनाज के आधार पे उसके सेवन के आधार पर होता है। और दूसरा होता है पर्याप्त पोषक युक्त आहार, इसमें 23 प्रकार के पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और एक होता है हेल्दी डाइट, जिसमें कि आवश्यक कैलोरी मानक और मानक मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के खाद्य समूह जो होते हैं। एक तो आधिकारिक ऊर्जा के आहार पर 1.2 प्रतिदिन होना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ आहार वास्तव में 30 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दालें, 50 ग्राम मांस, मछली, चिकन, अंडा, दूध 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम सब्जियां होना चाहिए। यही सब है जो कि अभी बहुत दिक्कत है। और भारतीय प्रकार से एक स्वस्थ आहार में 6 प्रकार की वस्तु का सेवन शामिल होना चाहिए। अनाज है, प्रोटीन युक्त भोजन है, डेयरी है, सब्जियां हैं, फल और वसा है। अगला टॉपिक है भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में। भारत और रूस चीन जो समूह है जिसको रिक बोलते हैं, रसिया, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग। संदर्भ क्या है? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव के दौरान प्रमुख लोगों ने
भारत द्वारा भारत की विदेश नीति को निर्णायक रूप से पश्चिम की ओर परिवर्तित करने का सुझाव दिया था। हालांकि पिछले महीने भारत द्वारा रूस भारत चीन समूह के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया गया। इन परिस्थितियों में क्या निकल कर आया, तो देखिए रिक क्या है। रूस भारत चीन समूह की परिकल्पना वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री प्रिमकोव द्वारा की गई थी। इस समूह की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अमेरिका द्वारा निर्देशित जो विदेश नीति है उसको समाप्त करना तथा भारत के साथ जो पुराने संबंधों को मॉडर्नाइज करना, नवीनीकृत करना और चीन के साथ नई दोस्ती का हाथ बढ़ाना था। रिक समूह के गठन का कारण तो 2000 के शुरुआती दशक में रूस भारत और चीन तीनों देशों ने एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु खुद को तैयार किया था। रिक समूह के देश वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ गैर पश्चिम विरोधी के से भिन्न दृष्टिकोण को साझा करते थे, जिसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देना, सामाजिक नीतियों पर बाहरी दबाव का विरोध करना, सत्ता परिवर्तन में बाहरी हस्तक्षेप ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिक जैसे एक ट्राइलेटरल संगठन का निर्माण किया गया। रिक समूह के देश वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संरचना के लोकतांत्रिक समर्थन के मद्देनज़र ब्राज़ील को भी इसमें शामिल करने की स्थापना के बाद ब्रिक्स की स्थापना की गई। रिक समूह का महत्व और क्षमताएं क्या है? रिक्त देशों का संयुक्त रूप से क्षेत्रफल वैश्विक भूभाग में 19% से अधिक है और संयुक्त रूप से वैश्विक जीडीपी में 33% का योगदान है। तो निश्चित रूप से एक तो अगर टोटल ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से 19% और जीडीपी के दृष्टिकोण से 33% वैश्विक योगदान ये तीन देश मिलकर करते हैं। तीनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, अर्थात ये परमाणु शक्ति संपन्न है। रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। हालांकि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्यता के लिए काफ़ी प्रयास चल रहा है, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, कहना पड़ेगा चीन की लगातार रुकावट भारत के रास्ते को एक तरह से कठिन बना रही है। ये तीनों देश एक नई वैश्विक आर्थिक संरचना के निर्माण में योगदान करने में सक्षम है। यह समूह आपदा राहत और मानवीय सहायता हेतु एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाता है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान स्थिति जैसे इसके उल्टे बता रही है। हाल के दिनों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफ़ी मैत्रीपूर्ण हो चुके हैं, काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। व्यापार और निवेश, सिविल परमाणु समझौता, रक्षा संबंध में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो अमेरिका के साथ लगातार झुकाव होना, रिक के साथ कैसे व्यवहार होगा, ये काफ़ी चिंता, ये एक तरह से दुविधा वाली स्थिति है। अमेरिका के साथ रक्षा उपकरण खरीदारी करना, उसके साथ लगातार रक्षा में वृद्धि और भारत की रूस पर लगातार निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाना, तो इन सिंपली कि भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव होना, रूस से दूरी बनना, इस रिक व्यवस्था का किस तरह से मैनेज होगा, ये चुनौती है। चीन ने वर्ष 2005 में किए गए समझौते को दरकिनार करते हुए अपने ही पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको हम लोग सीपैक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी शुरुआत कर दी और साथ ही साथ हिंद महासागर अपने सैन्य और आर्थिक गतिविधियों को काफ़ी बढ़ाता चला गया और विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे देश के पड़ोसी लोगों को लगातार आर्थिक सहायता देके उसको कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के लिए एक तरह से मैदान तैयार कर रहा है, ताकि भारत के खिलाफ जब कभी विपरीत परिस्थिति आए तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। और वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के राज्य हरण और अधिग्रहण के पश्चात अमेरिका और रूस के मध्य में संबंध में जो दरार पड़ी गई, इसके बाद रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान को तालिबान की सहायता करने के लिए लिस्टेड कर दिया। तो ये सब हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बनता चला रहा है। तो भारत के लिए रिक का क्या महत्व रह गया? इन सारी परिस्थितियों को ऊपर हम लोग बात किए रिक की महत्ता का। दूसरी बात है अमेरिका का झुकाव, चाइना की नीति में बदलाव, फिर उसका रूस का सत्ता में अलग ढंग का व्यवहार। तो भारत के लिए रिक का क्या महत्व रह जाता है? रूस भारत चीन शंघाई सहयोग संगठन SCO के आधार पर निर्माण करते हैं। भारत भू सार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थिति में बैठा हुआ है। इसकी भारत की जो स्थिति है, जो कह सकते हैं जिसको जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सुभेद्य है। सागरीय और महाद्वीप दोनों क्षेत्र में चीन के आधिपत्य को चुनौती देने हेतु भारत के लिए समूह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पाकिस्तान की शंघाई सहयोग संगठन में सदस्यता और इसमें संभावित सदस्य के रूप में ईरान और अफगानिस्तान का प्रवेश
भारत के लिए एससीओ को काफ़ी महत्वपूर्ण बना देगा। तो आगे की राह क्या है? भारत के लिए इस क्षेत्र में रूस चीन संबंधों को अधिकतम सीमा तक आकार देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य एशियाई देश ने रूस चीन के डुप्लोपोली को समाप्त करने के लिए सकारात्मक संदेश दे दिया है। पश्चिम भारत में ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के समुद्री सड़क रेल लिंक हेतु भारत ईरान रूस परियोजना मध्य एशिया में रूस और चीन के साथ भारत की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। रूस के साथ भारत की साझेदारी और रक्षा और ऊर्जा स्तंभ मजबूत बने हुए हैं। रूस के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच हमारी सुरक्षा आपूर्ति में वृद्धि करने के सहायक हो सकती है और कोविड-19 के दौरान इसका महत्व और भी स्पष्ट हो चुका है। साथ ही साथ चीन के साथ हमें टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था तथा सीमा पर होने वाले हितों की रक्षा करते हुए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से विभिन्न मुद्दों पर कार्य करना होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी भौगोलिक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभुत्व को रोकने के लिए एक सहयोगी व्यवस्था होनी चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत चीन स्टैंड ऑफ ने भारत और अमेरिका के मध्य प्रबल साझेदारी की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। यह मतलब ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन के रूप में हो सकता है, परंतु यह बहुत बड़ी हितकारी नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा को पूरी तरह से आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई की स्वायत्तता के लिए भारत के विचार भौगोलिक वास्तविकताओं, ऐतिहासिक विरासत, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं आधारित है, न कि अवशिष्ट शीत युद्ध मानसिकता पर। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आप इस रिक्त समूह के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं, भारत की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं और विभिन्न समूहों के संगठन के आने के पश्चात भारत की स्थिति में जो बदलाव आ रहे हैं, इसके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक अपलेख लिखिए। आपका प्रश्न यही है। अगला टॉपिक है वर्तमान दिवालियापन व्यवस्था में प्रीपैक क्या है? व्हाट इज़ द प्रीपैक्स अंडर द प्रेजेंट इंसॉल्वेंसी रिजीम? संदर्भ क्या है? कॉर्पोरेट मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिवाला और दिवालियापन संहिता अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के अंतर्गत शीघ्र दिवालियापन समाधान प्रदान करने हेतु वर्तमान दिवालियापन व्यवस्था में प्रीपैक कहे जाने वाले उपाय को सम्मिलित किए जाने की संभावना पर विचार करते हुए एक कमेटी गठित की है। अब आते हैं कि ये प्रीपैक है क्या। इसे प्री पैकेज्ड दिवालियापन, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी भी कहा जाता है तथा यह किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण समाधान के लिए किया गया समझौता है। अगर कोई कंपनी संकटग्रस्त में आ गई है तो उसके लिए ऋण का मतलब मैनेजमेंट कैसे हो, ऋण समाधान कैसे हो, इसके लिए एक स्पेशल आया है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। इससे संकटग्रस्त कंपनी के ऋण शोधन हेतु सार्वजनिक बोली लगाई जाएगी और रक्षित लेनदारों जो सेक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं और निवेशक के मध्य एक समझौता हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 90 दिन के भीतर पूरा करना आवश्यक है ताकि सभी हितधारक इस व्यवस्था में विश्वास बना रखें। प्रीपैक से क्या लाभ होगा? एक तो फास्टर हो जाएगा यह प्रक्रिया, संभवतः पारंपरिक जो कॉर्पोरेट दिवालियापन का समाधान प्रक्रिया था, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस, उसमें उसकी तुलना में शीघ्रता से पूरी होगी। और ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के अंतर्गत संकटग्रस्त कंपनी के लेनदारों को अर्हता प्राप्त निवेशकों यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के माध्यम से संकटग्रस्त कंपनी की नीलामी के लिए खुली बोली लगाने का अनुमति मिल जाएगा और CIRP के स्थान पर महत्वपूर्ण वैकल्पिक ऋण शोधन तंत्र के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLP के बोझ को भी कम करेगा। प्रीपैक्स के मामले में अंतिम समझौता होने तक कंपनी पर उसके वर्तमान प्रबंधकों का नियंत्रण रहता है। यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि CIRP प्रक्रिया में कंपनी का नियंत्रण वर्तमान प्रबंधकों से लेकर दिवालियापन पेशेवरों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को सौंप दिया जाता है, जिससे व्यवसाय में गड़बड़ियाँ होने लगती है तथा उच्च स्तरीय मानव संसाधनों और परिसंपत्तियों का नुकसान भी हो जाता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कंपनी औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित होने से पूर्व तक बिना प्रतिष्ठा खोए तथा मूल्य क्षरण के बिना अपने कार्यों को जारी रख सकती है। प्रीपैक की कमियां क्या हैं? लेकिन देखिए, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की तुलना में प्रीपैक प्रक्रिया कम पारदर्शी है। प्रीपैक प्रक्रिया में खुली बोली प्रक्रिया के बजाय वित्तीय लेनदार किसी संभावित निवेशक से निजी तौर पर समझौता तो कर लेंगे और एक तरह से गड़बड़ी हो जाएगी इसमें ही। इससे संकटग्रस्त कंपनी के ऑपरेशन क्रेडिटर्स और अन्य हितधारक
फाइनेंशियल क्रेडिटर्स द्वारा देनदारियों को कम करते हुए समझौता किए जाने पर उचित व्यवहार नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठ सकता है। CIRP व्यवस्था में संकटग्रस्त कंपनी की अधिकतम बोली के माध्यम से तय की जाती थी और इसके विपरीत प्रीपेक मामले में NCLP केवल लेनदारों और निवेशकों द्वारा पेश किए गए ऋण शोधन समाधान योजना का मूल्यांकन करेगा। तो प्रीपेक की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत संकटग्रस्त कंपनियों के ऋण शोधन में CIRP व्यवस्था के धीमी गति से कार्य करना क्रेडिटर्स के लिए परेशानी का कारण होगा। 2170 मामलों में 738 दिवालियापन समाधान प्रक्रिया मार्च के अंत तक 270 दिनों में अधिक समय ले चुकी है। IBC के तहत हितधारकों के लिए दिवालियापन समाधान कार्यवाही के आरंभ होने से 330 दिनों के भीतर CIRP को पूरा करना आवश्यक है। In this video we discussed almost 5 important topics, so you should be revise it, and some important facts you should collect from this video and you can revise it for your writing. Thanks a lot for watching this video. You can share my video, and if you wish to subscribe my channel, you can. You are most welcome. So please subscribe my channels. Once again, thanks a lot.